प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को पीएमसी बैंक घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। आज सुबह 10:30 बजे का समय दिया गया है। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं है कि वर्षा ईडी के सामने पेश होंगी या नहीं। ये उनको पेश होने के लिए जारी तीसरा समन है। इससे पहले वो 2 बार स्वास्थ्य आधार पर एजेंसी के सामने पेश नहीं हुई है। पत्नी को ईडी का नोटिस मिलने पर भड़के संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये कहा है कि मैं नंगा आदमी हूं, मुझसे पंगा मत लो। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र सरकार को गिराने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। और वहीं ईडी के नोटिस पर भड़के शिव सैनिकों ने मुंबई के कोलाबा में ईडी दफ्तर के सामने भाजपा प्रदेश कार्यालय का पोस्टर लगा दिया है और शिवसेना भवन के सामने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मामले में अगर बात की जाए तो बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने संजय राउत की पीसी पर यह कहा है कि बीजेपी और ईडी पर बोलने से बेहतर होता कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो उसकी जानकारी जनता को देते। ये सब राजनीति से प्रेरित है। 10 साल पुरानी एक केस निकाला है ईडी ने, 10 साल पुरानी। देखिए, हम मिडिल क्लास लोग हैं। मेरी पत्नी एक शिक्षिका है। उसने अपने एक दोस्त से 10 साल पहले 50 लाख का कर्जा लिया है। वो पूरा कर्जा हमने इनकम टैक्स को दिखाया है, वो हमने राज्यसभा के एफिडेविट में दिखाया है। अगर आप मेरे राज्यसभा के जो प्रॉपर्टी के एफिडेविट होते हैं, हमने कोई छुपाई ये बात नहीं है। 50 लाख का जो हमारा लोन है वो हमने दिखाया है। तो ईडी को क्या तकलीफ है या भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है उसमें? इस देश में भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बड़े बड़े सुरमा बैठे हैं। अगर मैं उनके परिवार तक पहुंचा तो आपको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। ये आपको बताता हूँ। नीरव मोदी और विजय मल्ल्या के साथ भारतीय जनता पार्टी की पूरी फलटन खड़ी हो जाएगी लंदन और ब्रिटेन में। तो आप देखिए, आप मुझसे पंगा मत लेना, आप मुझसे पंगा मत लेना। मैं देखता हूं, मैं नंगा आदमी हूं, मैं शिव सैनिक हूं बाला साहब ठाकरे का। संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। अधिक बातचीत उनसे करेंगे। संदीप जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद स्वामी जी। संदीप जी, जिस तरीके से ये जो पूरा मामला सामने आया पीएमसी बैंक घोटाले का और इसी को लेकर के अब पूछताछ के लिए अगर संजय राउत की पत्नी को ये नोटिस दिया गया है तो संजय राउत काफी भड़के हुए नजर आए और साफ तौर पर उन्होंने ये कह दिया है कि राजनीति से प्रेरित ये कार्रवाई की जा रही है। अगर मैं खुलासे करने पे आया तो बीजेपी की पूरी पलटन विजय माल्या के साथ, नीरव मोदी के साथ लंदन में जाकर के खड़ी हो जाएगी। देखिए जितेंद्र जी, जिस तरीके से ये ईडी का नोटिस इनकी वाइफ को मिला है जी, तो ये तो लाजमी है कि इस तरीके से नेता की पॉपुलर सामने आती है जी। लेकिन संजय राउत ने जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया है कि मैं नंगा आदमी हूं, यहां तक उन्होंने बोला है जी, तो इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि और भी इस तरीके की परतें खुल सकती है। वो भी कुछ ऐसे लोगों के नाम ले सकते हैं जी। लेकिन जितेंद्र जी, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि लगातार चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां हैं, उनका राजनीतिक इस्तेमाल होता है, पावर का मिसयूज होता है और कहीं ना कहीं इन चीजों से राजनीतिक समीकरण को सेट करने का काम किया जाता है। कई बार कई नेताओं का मुंह बंद करने का काम किया जाता है जी। तो संजय राउत की तरफ से भी जरूरी है कि वो सफाई दे और अपने आप को, अगर वो क्लीन चिट है तो वो क्लीन चिट देने का काम करे कि उन्होंने इसमें कोई गड़बड़ घोटाला नहीं किया है। बाकी जांच एजेंसियों का काम है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दाल में काला होगा, तभी संजय राउत की वाइफ वर्षा जी को ये नोटिस भेजा गया है और मुझे लगता उन्हें ईडी के सामने पेश भी होना पड़ेगा। जी बिल्कुल। जिस तरीके से हालांकि 2 बार वो स्वास्थ्य का जो है स्वास्थ्य के बारे में बता करके पेश नहीं हुई है, लेकिन अब तीसरी बार समन दिया गया है। ये तो देखना होगा कि वो पेश होंगी या नहीं। लेकिन जिस तरीके से संजय राउत ने साफ तौर पर यह कहा है कि मैं नंगा हूं और मुझसे पंगा लेना भारी पड़ेगा, तो ऐसे में
और जिस तरीके से आपने बताया है कि राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं किसी का मुंह बंद करने के लिए भी इस तरीके की कार्रवाई की जाती है, और ऐसे में क्या यही समझा जाए कि जिस तरीके से संजय राउत लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर दिखे, केंद्र सरकार पर हमलावर दिखे, क्या इस वजह से ही ये अब नोटिस दिया गया है? क्योंकि संजय राउत ने साफ तौर पर यह कहा है कि 10 साल पुराना ये मामला है और अब बीजेपी सरकार इसे लेकर के आई। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। जिस तरीके से संजय राउत को जाना जाता है, उनको बेबाक टिप्पणी करने के लिए, विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए, विवादास्पद स्टेटमेंट देने के लिए जाना जाता है। कई बार वो इस तरीके के बयान दे चुके हैं जिनके ऊपर उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी। कई बार वो इस तरीके के बयान दे चुके हैं जिनके ऊपर इसमें काफी हंगामा हुआ, काफी प्रदर्शन हुए। सोनिया गांधी तक को उन्होंने कई बार गलत तरीके से बोला है। तो इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं संजय राउत के मुंह बंद करने के लिए, उन पे लगाम लगाने के लिए भी ईडी का नोटिस हो सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ईडी को केवल और केवल मिसयूज किया जाता है। ईडी के माध्यम से बहुत बड़े बड़े घोटाले सामने आए हैं। ईडी के माध्यम से कई ऐसी अवैध संपत्तियां सामने आई हैं। तो चीजें देखनी पड़ेंगी। अभी जांच एजेंसियां किस तरफ बढ़ती हैं और उनके पास क्या प्रूफ है वर्षा जी के खिलाफ। जी बिल्कुल संदीप जी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इशारा किया है कि एक बहुत लंबी लिस्ट जो है वो सामने आ जाएगी इस तरीके के घोटालों की, जो विदेश भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे, तो ऐसे में क्या सिर्फ उन लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए? क्या ईडी, क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि केंद्रीय जो जांच एजेंसियां होती हैं वो निष्पक्ष होती हैं, क्या उनको निष्पक्ष जांच नहीं करनी चाहिए? जो लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं या फिर सत्ता से कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं, क्या उन लोगों पर जांच नहीं करनी चाहिए? देखिए हितेंद्र जी, निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होती भी है। इसीलिए जनता का विश्वास आज भी इन चीजों में बना हुआ है। लेकिन जब चीजें राजनीतिक लोगों के साथ जुड़ती हैं, वो राजनीति से प्रेरित होती है, इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि राजनीतिक लोगों पर आज भी हमारे देश में किसी भी जांच एजेंसी की हिम्मत नहीं है हाथ डालने की। जब तक आपको पीछे से इशारा नहीं होगा और कितना काम करना है, कितना काम नहीं करना है, ये भी पीछे से जांच एजेंसियों को आदेश होते हैं। आप सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती वाले मामले में देख लीजिए, जब उसमें नारकोटिक्स की जांच आगे बढ़ रही थी, कई बड़े लोगों के नाम सामने आए, उसके बाद वो सारी चीजें ठंडे बस्ते में चली गई। वो जांच अब आगे नहीं बढ़ी, नए लोगों के नाम सामने नहीं आए। ऐसा नहीं है कि दीपिका पादुकोण तक ही काम रुक सकता था, जिसमें बहुत सारे लोगों के नाम सामने आ सकते थे। इसी तरीके से राजनीति की बातें होती है। राजनीति में जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, जांच की जाती है, वो भी राजनीति से प्रेरित होती है। वो कहाँ तक जानी है, कहाँ रोकना है, वो राजनीतिक लोग डिसाइड करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह बात कही जा सकती है कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो भले ही अगर वहां पर राजनीतिक लोग उसमें किसी भी मामले में शामिल नहीं है तो वहां पर निष्पक्षता की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन अगर उसमें पूरे मामले में राजनीतिक लोग शामिल हो जाते हैं और खासतौर पर अगर सत्ता पक्ष के लोग शामिल हैं तो वहां पर कार्रवाई नहीं होगी और जो विपक्ष है उस पर कार्रवाई दबाव डालने के लिए कहीं ना कहीं सख्ती जो है वो होती हुई दिखाई दे सकती है। बिल्कुल से इनकार नहीं किया जा सकता। ये आज का काम नहीं है, ये हम पूर्ववर्ती सरकारों से देख रहे हैं। कांग्रेस ने भी, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, उसका इस तरीके से भरपूर यूज किया है और वही चीज आज तक बदस्तूर जारी है। जो भी सरकारें आती हैं, चाहे उनको पुलिस प्रशासन का यूज करना हो, चाहे उनको सीबीआई का यूज करना हो, चाहे उनको ईडी का यूज करना हो, वो अपने मन मुताबिक राजनीतिकरण के लिए उसका इस्तेमाल करती हैं। जहां जरूरत होगी ममता के पीछे जांच लगा दी जाएगी, जहां जरूरत होगी मायावती के पीछे जांच लगा दी जाएगी, जहां जरूरत होगी अखिलेश यादव की गर्दन दबोच ली जाएगी। तो ये चीजें पहले से चली आ रही है, ये चीजें बिल्कुल भी नहीं है और ये चीजें हमें महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। जिस तरीके से आपने देखा कंगना रनौत का घर तोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाता है जब केंद्रीय जांच एजेंसी इस तरीके से कार्रवाई करें और खासतौर पर तब जब कोई मामला बहुत पुराना हो और उसको उठाया जाए तो साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो विरोध में सुर उठ रहे होते हैं, विरोध में जो आवाज उठ रही होती है, सिर्फ उसको दबाने के लिए यह कार्रवाई जो है वो की जाती है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।